जब 1980 के दौरान श्रीमती गांधी दोबारा सत्ता में आई तो उनके कार्यकाल के पहले ही वर्ष में 3 मर्डर हुए, जिन्होंने उनकी पार्टी के भीतर ही तनाव पैदा कर दिया। उस समय जरनैल सिंह भिंडरेवाला का नाम पंजाब की राजनीति में सबसे पहले आने लगा। पहला मर्डर हुआ निरंकारी संप्रदाय के गुरु बाबा गुरबचन सिंह का। उनको दिल्ली में उनके घर पर उन्हें गोली मारी गई। अमृतसर में निरंकारी सम्मेलन पर हमले के बाद से ही भिंडरेवाला उनके खिलाफ हो गए थे। निरंकारियों पर सिखों की हत्या का आरोप था, पर उन्होंने अपने केस को पंजाब की बजाय हरियाणा में सुनवाई करने की अपील की और हरियाणा की अदालत ने उन्हें दोषी नहीं पाया। इससे भिंडरेवाला और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। बाबा गुरबचन सिंह की हत्या का आरोप भिंडरेवाला पर था। जब भिंडरेवाला को इस बात की भनक लगी कि पुलिस रिपोर्ट में उनका नाम है, तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर के छात्रावास में शरण ली। वो वहां पर तब तक रहे जब तक जैल सिंह ने संसद को यह नहीं बताया कि भिंडरेवाला का हत्या से कोई लेना देना नहीं है। जैल सिंह ने तो उनको बरी करने का बयान संसद में दे दिया था और उसके तुरंत बाद भिंडरेवाला ने घोषणा की कि जिसने भी निरंकारी के गुरु को मारा है उसको अकाल तख्त के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, और अगर वह व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं उसे सोने में तोल दूंगा। भिंडरेवाला के इस बयान से जैल सिंह बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसका शुद्ध राजनीतिक कारण था, क्योंकि जैल सिंह भिंडरेवाला का यूज दरबारा सिंह, जो पंजाब में उनकी ही पार्टी के सीएम थे और जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उनके खिलाफ करना चाहते थे। और वहां पर दूसरी हत्या हुई पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की। भिंडरेवाला को लगता था कि उनका अखबार उनकी आलोचना करता है और निरंकारियों का समर्थन करता है। पंजाब में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को वो अपने अखबार में उजागर करता था। संपादकीय में उनका विषय अक्सर होता था पंजाब में खालिस्तानी की मांग को सिखों का समर्थन। हालांकि सभी सिख इसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उनका विरोध उससे कहीं अधिक व्यापक था। उन्होंने अपने संपादकीय में चेतावनी दी कि खालिस्तान की मांग कोई मजाक नहीं है, सरकार को इसके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो भिंडरेवाला लाला जी के मुखर आलोचक रहे। उनकी हत्या का आरोप भी भिंडरेवाला पर लगा। पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने भिंडरेवाला को गिरफ्तार करने का फैसला किया। लाला जगत नारायण की हत्या के 4 दिन बाद ऑल इंडिया रेडियो ने घोषणा की कि भिंडरेवाला को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया है। भिंडरेवाला उस समय हरियाणा के चंदो कला में भाषण दे रहे थे। जब पंजाब पुलिस वहां पर पहुंची तो पता चला कि भिंडरेवाला उनके आने से पहले ही वहां से भाग चुका है। दरअसल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल थे। भजन लाल जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे और वो कांग्रेस के करीब जाने की कोशिश में थे, इसलिए वो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय नेतृत्व की हर बात मानने को तैयार थे। ऑथर कहते हैं कि उनको वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने बताया था कि गृह मंत्री जैल सिंह ने ही भजन लाल को फोन किया था कि भिंडरेवाला को गिरफ्तार न होने दिया जाए, और भिंडरेवाला को वहां से हरियाणा की गवर्नमेंट गाड़ी में निकाला गया था। भिंडरेवाला इतनी जल्दी में था कि वो अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ गया, जिसमें उसके प्रवचनों की प्रतियां रहती थी, जो वहीं पर घटना स्थल पर जला दी गई थी, और जिसकी वजह से भिंडरेवाला उसी कांग्रेस नेतृत्व से नाराज हो गया जिसने उसको छुड़वाया था। उसके बाद भिंडरेवाला को मेहता चौक स्थित गुरुद्वारे में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उसे घेर लिया। सीएम दरबारा सिंह ने जोर देकर कहा कि भिंडरेवाला को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिर भिंडरेवाला अपने आप ही सरेंडर करने के लिए मान गया और उन्होंने शर्त रखी कि वह गिरफ्तारी से पहले एक बार धार्मिक सभा को संबोधित करना चाहता है। पुलिस ने उसकी शर्तें मान ली और गिरफ्तारी से पहले भिंडरेवाला ने पंजाब सरकार के खिलाफ उग्र भाषण दिया और बाद में कहा कि जब पुलिस उसे लेकर जाए तो हिंसक ना हो। जैसे ही भिंडरेवाला गए, उसके समर्थकों ने पुलिस पर गोलियां चलवा दी। एक लड़ाई छिड़ गई जिसमें 11 लोग मारे गए। भिंडरेवाला की गिरफ्तारी के बाद दरबारा सिंह की सरकार को गिराने के प्रयास शुरू हो गए। पंजाब में दंगे होने लगे, अनगिनत मौतें हुई। मोटरसाइकिल सवार 3 सिखों ने जालंधर के एक बाजार में गोलियां चलवा दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल हो गए। अमृतसर के तरनतारन में इसी तरह की घटना हुई, एक हिंदू की मौत हो गई। ट्रैक से छेड़छाड़ कर अमृतसर के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतार दी गई। भिंडरेवाला की गिरफ्तारी के 9 दिन बाद उसके समर्थकों द्वारा इंडियन एयरलाइंस का एक विमान पाकिस्तान के शहर लाहौर ले जाया गया। इससे पता चलता है कि भिंडरेवाला के पीछे पहले से ही एक प्रभावशाली संगठन काम कर रहा था। एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि पटियाला में पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय में विस्फोट हुआ और वो पुलिस अधिकारी चंदो कलान में भिंडरेवाला को गिरफ्तार करने की मुहिम में शामिल था और वो पुलिस अधिकारी उस हमले में बाल बाल बच गया।
1 महीने से भी कम समय के भीतर ही जैल सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भिंडरेवाला अखबार के मालिक जगत नारायण की हत्या में शामिल था। भिंडरेवाला को रिहा करने का फैसला सरकार ने लिया, यह किसी कोर्ट का फैसला नहीं था। उस समय कुछ लोगों ने तर्क दिया कि जैल सिंह ने भिंडरेवाला को रिहा करने का फैसला इसी उम्मीद पर लिया कि उनकी गिरफ्तारी से जो हिंसा शुरू हुई वो रुक जाएगी। हुआ यह कि उनकी रिहाई के अगले दिन ही चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के सचिवालय में एक वरिष्ठ सिविल सेवक जो निरंकारी था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके भाई को मारा गया। उसके बाद से ही पुलिस पर हमले व बम विस्फोट हुए। श्रीमती गांधी के द्वारा दरबारा सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद ऑथर जब दरबारा सिंह से मिला तो उन्होंने इसके पीछे का कारण पूछा तो दरबारा सिंह एक चतुर राजनेता थे। वो अपने प्रतिद्वंदी जैल सिंह का नाम कभी नहीं लेते थे। ऑथर ने जब पूर्व सीएम दरबारा सिंह से पूछा कि गिरफ्तारी का आदेश किसने दिया था तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं उसे चंदो कला में गिरफ्तार करना चाहता था। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह सच है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भिंडरेवाला को वहां से भगाने के लिए अपनी आधिकारिक गाड़ी भेजी थी तो दरबारा सिंह ने जवाब दिया, जब आप जानते हैं यह सच है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें क्यों छोड़ा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बात मुझसे मत पूछो, ये सभी जानते हैं। और ये सभी जानते हैं कि उनकी रिहाई के बाद उनको अपनी बंदूकों के साथ दिल्ली वापस आने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली का चक्कर लगाया। उसके समर्थक अवैध हथियारों के साथ बस की छतों पर बैठे थे, उनको नहीं रोका गया। उनके रोकने व गिरफ्तार करने की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की थी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है और जो विभाग उस समय जैल सिंह के पास था। उस समय पर जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे संतोख सिंह, वो श्रीमती गांधी के करीबी थे। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस किताब के ऑथर को बताया कि भिंडरेवाला की रिहाई का आदेश इंदिरा गांधी ने ही दिया था। ऑथर कहता है कि इस बात की पुष्टि संतोख सिंह के एक परिवार के सदस्य ने भी की। उन्होंने बताया कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष संतोख सिंह ने श्रीमती गांधी के समक्ष गुहार लगाई और धमकी भी दी कि अगर भिंडरेवाला की रिहाई नहीं हुई तो मैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं रख पाऊंगा। भिंडरेवाला की रिहाई उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी। अब उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में देखा जाने लगा जिसने भारत सरकार को चुनौती दी और उसे पराजित किया। दरअसल भिंडरेवाला को रिहा करने के पीछे कांग्रेस नेताओं के अपने अपने इंटरेस्ट थे। जैल सिंह को अब भी लगता था कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के पतन में भिंडरेवाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रीमती गांधी को लगता था कि उनकी रिहाई से वह दिल्ली के सिखों पर अपनी पकड़ बनाकर रख सकती है और श्रीमती गांधी के द्वारा न्याय को ताक पर रखकर राजनीतिक लाभ के लिए एक ऐसा प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया गया जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण भी बना। अपनी गलती का एहसास श्रीमती गांधी को बहुत बाद में हुआ क्योंकि उनको बस यही लगता रहा कि वह भिंडरेवाला का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर सकती है। फिर तीसरी हत्या हुई संतोख सिंह की जिसने भिंडरेवाला की रिहाई की गुहार लगवाई थी। उनकी हत्या की उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक सिख राजनेता ने। इस समय तक भिंडरेवाला का कांग्रेस से नाता टूट गया था। वो अपने प्रवचनों की कॉपियां जलाने से उनसे नाराज थे, लेकिन कांग्रेस को अब भी लगता था कि भिंडरेवाला अब भी उनके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके बाद अकालियों ने भिंडरेवाला के समीप जाने की कोशिश की। वो अपना राजनीतिक वजूद बढ़ाने के लिए उनका यूज करना चाहते थे। गोल्डन टेम्पल में भिंडरेवाला व लोंगेवाला की सभाएं चलती थी, लेकिन भिंडरेवाला ने धीरे धीरे अपना संगठन इतना मजबूत कर लिया कि अब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पर निर्भर नहीं था। भिंडरेवाला का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वो इस कदर हावी हो चुका था कि उसके जो मुखबिर थे वो स्वर्ण मंदिर के आसपास सब जगह मौजूद थे। चाय की दुकानों पर, कपड़े की दुकानों पर। पुलिस को भी उनके बारे में पता होता था, लेकिन पुलिस को उनको पकड़ने के ऑर्डर ही नहीं थे। भिंडरेवाला के केस में किसी भी कार्रवाई के लिए ऑर्डर पीएमओ से आते थे और उनका प्रभाव इस कदर बढ़ चुका था कि अमृतसर पुलिस के प्रभारी थे उप महानिरीक्षक AS अटवाल। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका, भजन सुने और जब वो प्रसाद लेकर मुख्य द्वार की तरफ आने लगे तो गोली चलने लगी और अटवाल की मौत हो गई। करीब 100 गज की दूरी पर मौजूद पुलिस चौकी ने भी जवाबी कार्रवाई नहीं की। अटवाल का शव गोलियों से छल्ली हुआ सिखों के सबसे पवित्र मंदिर के द्वार पर 2 घंटे से अधिक समय तक पड़ा रहा, जब तक कि जिला आयुक्त ने मंदिर कमेटी से उस शव को सौंपने की इजाजत नहीं मिली। जब इतने बड़े पुलिस अधिकारी का ये हाल हुआ तो उसके बाद से ही एक राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया। विपक्षी राजनेताओं
नेताओं और प्रेस ने मंदिर परिसर के छात्रावास में जाकर भिंडरावाला को गिरफ्तार करने के लिए कहा। दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में एक कड़वा लेख लिखा। इसके अलावा भी पंजाब में अनगिनत मौतें हुई। पंजाब में उस समय एक दहशत सी फैल गई थी। ऑथर कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो भिंडरावाला पर कार्रवाई करने के लिए उत्सुक थे, परंतु केंद्र इसके लिए तैयार नहीं था। सीएम दरबारा सिंह ने केंद्र को बार बार बताया कि गुरु नानक निवास जो रेस्ट हाउस है जहां पर भिंडरावाला मौजूद था वो मंदिर परिसर का हिस्सा नहीं है, वहां पर पुलिस को भेजा जाना चाहिए। लेकिन केंद्र ने कहा कि वो सिख भावनाओं को भड़काना नहीं चाहता। हालांकि इसका प्रभाव उस समय इतना नहीं होता क्योंकि ज्यादातर सिख भिंडरावाला की गतिविधियों को भी ठीक नहीं मान रहे थे और जो पंजाब से बाहर के सिख थे वो भी इस फैसले का स्वागत करते क्योंकि वो भी हिंदुओं के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहते थे। और वहां पर भिंडरावाला और लोंगेवाला की जो राजनीति मंदिर परिसर में चल रही है, पहले तो भिंडरावाला ने लोंगेवाला का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल। कांग्रेस और अकाली दल जो गठबंधन करना चाहती थी, अगर वो गठबंधन कर लेती तो पंजाब में सरकार मजबूत हो जाती और भिंडरावाला पर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने जैसे ही गठबंधन का प्रस्ताव गिराया, भिंडरावाला ने लोंगेवाला को ही गिरा दिया। उस समय अंतिम बैठक जो मंदिर परिसर में हुई उसमें लोंगेवाला को सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा। पत्रकार तवलीन वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि भिंडरावाला वहां सफेद कपड़े पहने हुए, सोने के धागे से सजी म्यान में एक बड़ी तलवार लिए हुए थे। वह वहां पर हीरो थे। लोंगेवाला मंच पर थे, परंतु आखिर में बोलने का सम्मान भिंडरावाला को मिला और उन्होंने वहां पर पंजाब सरकार के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ भाषण दिया। दूसरी तरफ अब श्रीमती गांधी पर भी भिंडरावाला की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ रहा था। वहां पंजाब में उन्होंने अपनी ही सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब में हिंसा नहीं रुक रही थी। श्रीमती गांधी के अपने संसद सदस्य भी पंजाब में सरकार की कमजोर नीति की शिकायत कर रहे थे। सदन के दोनों पक्षों ने भिंडरावाला की गिरफ्तारी की मांग की। जब भिंडरावाला को संसद की कार्रवाई के बाद लगा कि अब उसे रेस्ट हाउस में सेना द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसने एसजीपीसी के सदस्यों से अकाल तख्त में जाकर रहने की इजाजत मांगी। एसजीपीसी के अध्यक्ष मान गए, परंतु एक मेंबर कृपाल सिंह ने कहा यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी गुरु या बाद के किसी भी धर्मगुरु को आज तक अकाल तख्त में रहने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि भिंडरावाला यह अपवित्रता करेंगे कि वो गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर खड़े होंगे। किसी को भी पवित्र ग्रंथ के ऊपर खड़े होने की अनुमति नहीं है। अकाल तख्त के मुख्य हाल में ग्रंथी या पुजारी वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं और रात को पवित्र ग्रंथ की सबसे पवित्र प्रति, जिसे स्वर्ण मंदिर में ही पढ़ा जाता है, आराम करने के लिए रखा जाता है। परंतु उस मेंबर के तर्क को अनसुना कर दिया गया क्योंकि डर था कि कहीं मंदिर परिसर में ही गृह युद्ध न छिड़ जाए। अब भिंडरावाला का मुख्यालय था अकाल तख्त। वो दिन के समय लंगर हाल की छत पर टहलते और वहीं पर अपने उपदेश देते। उनके भाषणों की टेप गांव-गांव तक पहुंच चुकी थी, जिसमें वे सिखों को हिंदुओं के प्रति भड़काते थे। उस समय पंजाब में दहशत का माहौल था और अब सरकार भिंडरावाला पर कमांडो अटैक का मन बना रही थी। अर्धसैनिक बल के एक अधिकारी ने सतीश जैकब को बताया कि हिमालय की तलहटी जकार्ता में मंदिर परिसर का एक मॉडल बनाया गया है जिसमें कमांडो ट्रेनिंग हुई। सरकार अटैक को तैयार थी, परंतु सरकार ने अब भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया था। आखिरी समय तक उसका प्रयास जारी था कि बातचीत से हल निकल जाए। सेना से ही कार्रवाई का प्लान था क्योंकि पुलिस का मनोबल तो बिल्कुल टूट चुका था। अब पंजाब पुलिस तो भिंडरावाला के सामने बिल्कुल झुक चुकी थी। इसका अंदाजा आप इस घटना से ही लगा सकते हैं। हिंदू हड़ताल के दिन भिंडरावाला के युवकों ने मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक छोटी सी चौकी पर हमला किया और 3 स्टेनगन, वॉकी टॉकी सहित 6 पुलिसकर्मियों को उनके शस्त्रों सहित अंदर खींच कर ले गए। और अगले दिन अमृतसर के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अकाल तख्त में भिंडरावाला के कमरे में जाकर पुलिसकर्मियों और उनके हथियारों को छोड़ने की गुहार लगानी पड़ी। भिंडरावाला उनमें से एक पुलिस अधिकारी का शव देने के लिए सहमत हो गया और बाद में उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों को भी छोड़ दिया जो अभी जीवित थे, लेकिन उन्होंने उनके हथियार अपने पास रख लिए। और अब श्रीमती गांधी इस बात से भी चिंतित थी, पंजाब पुलिस और सीआरपीएफ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही है। सीआरपीएफ स्वर्ण मंदिर में जाने वाले वाहनों और लोगों की तलाशी लेना चाहती थी, लेकिन उसे 200 मीटर के अंदर तक भी तलाशी लेने के ऑर्डर नहीं थे। उन्होंने देखा कि यह तो दुश्मन के मुख्यालय को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति देने जैसा है। लेकिन जब सीआरपीएफ के एक गश्ती दल पर गुरदासपुर के
पास बम फेंका गया तब उनका सब्र का बांध टूट गया। सीआरपीएफ के लोगों ने स्वर्ण मंदिर के बाहर नौजवानों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। भिंडरेवाला के लोगों ने उन पर गोलियां चलवा दी, लेकिन वो पंजाब पुलिस नहीं थी, वो थी फौज। उन्होंने तुरंत मंदिर के सामने की छतों पर पोजीशन ले ली और जवाबी फायरिंग की। मंदिर परिसर में दहशत फैल गई। लोंगेवाला जो मंदिर में ही रहते थे, उन्होंने अधिकारी भिंडर को फोन किया कि फायरिंग रुकवाई जाए, लेकिन भिंडर ने कहा कि सीआरपीएफ उनकी नहीं मानेगी। लेकिन सीआरपीएफ को उस समय अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी जब राष्ट्रपति का उनके पास कॉल आया, क्योंकि उनका सर्वोच्च एवं संवैधानिक पद होता है, उनका ऑर्डर मानना जरूरी है। इसके अलावा भी मार्क टुली और सतीश जैकब की इस किताब में बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया गया है। मार्क टुली ने बताया कि वो और सतीश जैकब की एक बार भिंडरेवाला का इंटरव्यू लेने के लिए स्वर्ण मंदिर गए थे। वो कहते हैं कि जब हम गोल्डन टेम्पल गए तो हमने पहले बाहर एक व्यक्ति से संपर्क साधा, उन्हें भिंडरेवाला के आदमी से हमें मिलवाया, फिर उन्हें हमारी जांच करके भिंडरेवाला से मिलने के लिए ले गए। उनके साथियों ने भिंडरेवाला को बताया कि बीबीसी वाले आए हैं। उन्होंने हमें वहां बैठाया और जब मैंने उनसे कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, हम आपका 10 मिनट के लिए इंटरव्यू दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा आपको 2 घंटे का इंटरव्यू करना चाहिए। इंग्लैंड में सिखों की काफी संख्या है। पर मैंने उन्हें समाचार बुलेटिन के कार्यक्रमों की समय सीमा के बारे में बताया और उनका इंटरव्यू किया। इसके अलावा और भी बहुत सी घटनाओं का जिक्र इस किताब में किया गया है। इसमें कहा गया है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी भिंडरेवाला का इस पर कोई असर नहीं था। पंजाब में खूनी खेल चरम पर था। श्रीमती गांधी ने जब सभी चालें चल ली और ये चाल भी चल ली कि पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया जाएगा, उसके बदले सिर्फ हरियाणा को अबहोर शहर ही देना था, परंतु इस शर्त पर भिंडरेवाला सहमत नहीं हुए। उसके बाद लोंगेवाला को भी लगा कि भिंडरेवाला के लिए सैनिक कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प है। उसके बाद श्रीमती गांधी ने एक कठिन फैसला लेते हुए सैनिक कार्रवाई का मन बनाया और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि श्रीमती गांधी ने जिसको खड़ा किया वही उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।